Hi friends, welcome to you all. Today I am here to discuss about the Indian Independence Act 1947. Okay, in my previous lecture I have discussed about the constitution and formation of the Constituent Assembly that was entrusted with the task of formation of the constitution for the whole of India. Okay, as well as a temporary parliament. Okay, for the India. Okay, so now see. Indian देखिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो था वो सी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो था वो पार्टली इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड था। मतलब उसमें कुछ मेंबर जो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो इलेक्टेड थे और कुछ जो थे सो नॉमिनेटेड थे। ठीक है, नॉमिनेटेड किसके द्वारा? प्रिंसली स्टेट के हेड्स के द्वारा अपने मंत्रियों को नॉमिनेट कर दिया जाता था ताकि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा बन सके। ठीक है, और इलेक्टेड जो थे वो क्या थे? इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे, डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थे मेंबर्स जो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे उनका चुनाव कौन करते थे? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर का चुनाव करते थे। ठीक है, तो इलेक्शन क्या था? इनडायरेक्टली था और नॉमिनेटेड था। ठीक है, सो मेंबर्स वेयर पार्टली nominated and partly elected। और इलेक्टेड में भी क्या था? इलेक्टोरल फ्रेंचाइजी कितने को मिला था? मात्र 10% लोगों को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का अधिकार मात्र 10% जो टोटल पॉपुलेशन था इंडिया का उनको मिला हुआ था। ठीक है, सो मात्र 10% पॉपुलेशन ही, ठीक है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड असेंबली मात्र 10% लोग ही प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और असेंबली के मेंबर्स का चुनाव करते हैं। ठीक है, और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चुनाव करते हैं। इसके मेंबर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और असेंबली के जो मेंबर थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर का चुनाव करते। तो इलेक्शन क्या था? इनडायरेक्टली था और लिमिटेड था। लिमिटेड इन द सेंस था कि मात्र 10% लोगों को ही चुनाव में हिस्सा पार्टिसिपेट करने का अधिकार था, मीन्स वोटिंग का अधिकार था। क्योंकि ये 10% लोगों को कैसे अधिकार मिला था? एजुकेशन के आधार पे, एजुकेशन, टैक्स, जो लोग टैक्स पे करते थे, जमींदार्स, यूनिवर्सिटी, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स एंड म्यूनिसिपैलिटीज। सी
वोटिंग करने का अधिकार मात्र इतने लोगों को ही प्राप्त था। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनिसिपैलिटीज, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, यूनिवर्सिटीज में के जो यूनियन लीडर होते थे उनको, जमींदार और जो लोग टैक्स पे करते थे, और एजुकेशन में जिनके पास हायर एजुकेशन था, ठीक है, तो मात्र 10% लोगों को इलेक्शन में भाग लेने का अधिकार था, ठीक है। तो डायरेक्ट इलेक्शन किसके लिए हुआ? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन हुआ, और ये लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर को चुने, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर जो थे वो क्या हुआ? इनडायरेक्टली चुने हुए, ठीक है। अब देखते हैं, तो ये सारा चीज हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब देखते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन कब किया गया? 1946 में। 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया गया, ठीक है, टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया। इनका काम था कि मतलब आज़ाद भारत के लिए संविधान का निर्माण कर सकें, ठीक है। तो 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया गया, ठीक है, और 1947 में आज़ादी देने की बात की गई, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ये कार्य था, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, से on 20 February 1947, Clement Attlee, who was the Prime Minister of Britain, okay, announced that India will be granted independence, okay. On 20 February 1947, Clement Attlee, the Prime Minister of Britain, announced to give independence to India. ठीक है, Clement Attlee was the then Prime Minister of Britain, who announced that India will be given independence, okay, on 30 June 1948. Clement Attlee declared that India will be granted independence on 30th June 1948, okay, and the power would be transferred to the responsible hands, or the power, and the power to rule India will be transferred to responsible hands, okay, and the power to rule would be transferred to responsible Indian hands. से ये जो अनाउंसमेंट हो गया कि 30 जून 1948 को भारत को आज़ादी दे दिया जाएगा, ठीक है, ये घोषणा क्लीमेंट एटली जो प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के उन्होंने कर दिया, ठीक है। 20 फरवरी 1947 को ये घोषणा कर दिया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि 30 जून 1948 को जो आज़ादी होगा भारत को आज़ाद किया जाएगा, तो इसका जो रूल होगा, भारत का जो रूल होगा, शासन जो है, किसी जिम्मेदार हाथों में सौंप दिया जाएगा, ठीक है, और तब आज़ाद किया जाएगा, ठीक है। लेकिन इतना सुनते ही, ठीक है, मुस्लिम लीग जो पार्टी थी, जो 1906 में जिसका गठन किया गया था, और उसके नेता कौन थे? M.A. जिन्ना, उन्होंने विरोध कर दिया, ठीक है। उन्होंने कहा कि नहीं,
भारत का बंटवारा होना चाहिए और एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण नहीं होना चाहिए, ठीक है। निर्माण दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का होना चाहिए सेपरेट, ठीक है। तो इसके साथ ही सी अगेन ऑन 3 जून 1947 द ब्रिटिश पार्लियामेंट Again on 3rd June 1947, the British Parliament announced that the constitution framed by the Constituent Assembly shall not be or would not be accepted by the territories that were unwilling to accept it. मतलब कि जो भी संविधान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनाया जाएगा, ठीक है, वो वैसे टेरिटरीज पर या वैसे राज्य पे लागू नहीं होगा जो इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। सो ऑन द सेम डे मीन्स ऑन द सेम डे 3rd June 1947 लॉर्ड माउंटबेटन declared partition of India into two parts. Lord Mountbatten declared partition of India into two parts, that is India and Pakistan, and both the parties means Congress as well as the Muslim League agreed the Mountbatten plan. Okay, Mountbatten plan was to divide India into two equal halves. Okay, so as soon as both the parties were agreed on the Mountbatten plan, okay, so they felt the necessity for the enactment of the Indian Independence Act 1947. Okay, so जैसे ही दोनों पार्टी मतलब मुस्लिम लीग और कांग्रेस तैयार हो गए, ठीक है, आपसी सहमति बन गई, तो उसके बाद क्या हुआ कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को ड्रॉ करने का कार्य आरंभ कर दिया गया, ठीक है। Now the main features of the Indian Independence Act 1947. Okay, so main features of the Indian Independence Act of 1947. See the main features of the Indian Independence Act of 1947. Okay, so see, with the enactment of the Indian Independence Act of 1947, it ended the British rule in India. It ended the British rule from India and granted it the independence and sovereignty. See, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के लागू होने से भारत से अंग्रेजों का शासन खत्म हो गया, ठीक है, नंबर 1। और क्या हुआ, भारत को आज़ादी मिल गई और भारत एक संप्रभुत्व देश बन गया, ठीक है। और दूसरा क्या हुआ इसके साथ ही,
it declared the partition of India into two dominions, that is India and Pakistan. It abolished the post of viceroy and governor general appointed by the British Crown on the recommendation of constituent dominions. देखिए, भारत को आज़ादी मिल गई और भारत एक संप्रभुत्व देश बन गया, ठीक है। और इसके साथ ही भारत का विभाजन हो गया, ठीक है, दो भागों में, एक इंडिया और दूसरा पाकिस्तान, ठीक है। और इसी के साथ वायसराय का जो पद था वो खत्म हो गया, ठीक है, और उसके जगह पे गवर्नर जनरल आ गए, ठीक है। और गवर्नर जनरल भी कितने, दो, एक भारत के लिए लॉर्ड माउंटबेटन और दूसरा पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान का सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन था, कैदे आजम, ठीक है, मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो इट एबोलिश द पोस्ट ऑफ वायसराय एंड गवर्नर जनरल वेर अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश क्राउन, ठीक है, ब्रिटिश क्राउन के द्वारा गवर्नर जनरल अपॉइंट किया गया, ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट डोमिनियंस, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो मेंबर्स थे उनके रिकमेंडेशन, उनके सुझाव पे ब्रिटिश क्राउन के द्वारा गवर्नर जनरल का को नियुक्त किया गया, ठीक है, अपॉइंट किया गया, ठीक है। पहले क्या था, पहले ब्रिटिश क्राउन डायरेक्टली बिना किसी से पूछे हुए गवर्नर जनरल की नियुक्ति कर देता था, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूएंट डोमिनियंस, मतलब भारत को जो आज़ादी मिल गई तो पूर्ण रूप से नहीं मिला, डोमिनियन दर्जा मिला था, ठीक है, अधिराज्य का दर्जा मिला था। डोमिनियन का मतलब अधिराज्य, ठीक है, डोमिनियन का मतलब अधिराज्य। तो क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूएंट डोमिनियंस के जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था उसके सुझाव पे ब्रिटिश क्राउन गवर्नर जनरल का नियुक्त करने लगा, ठीक है। नेक्स्ट है See, it empowered Constituent Assembly
of the dominions to frame and adopt any constitution and repeal any constitution of the British India, including the Indian Independence Act itself. See, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ये पावर मिल गया, ठीक है, कि वो कोई भी संविधान फ्रेम कर सकता है, बना सकता है या एडॉप्ट कर सकता है, ठीक है, अपने हिसाब से, ठीक है, अपने ज़रूरत के हिसाब से। और कोई भी ऐसा एक्ट जो भारत में ब्रिटिश शासन के काल में बनाया गया था, ठीक है, उसको फिर से बना अमेंड कर सके, ठीक है, फिर से बना सके, ठीक है। यहाँ तक कि जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था 1947 का, उसमें भी मॉडिफिकेशन या सुधार किया जा सके, ठीक है, उसमें भी करने का अधिकार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को मिल गया, ठीक है। जो 1947 से पहले जो ब्रिटिश शासन का टाइम में जो एक्ट था, जो कानून था, उसमें भी सुधार कर सकता था, कोई भी कानून अपना सकता था किसी भी कंट्री का जो अच्छा लगे, ठीक है। और यहाँ तक कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था 1947, उसमें भी सुधार, ठीक है, कर सकता था, ठीक है। The Constitution framed by Constituent Assembly was not to affect the territories which were not willing to accept it. The princely estates were given freedom to either join the dominion of India or Pakistan, or to remain independent. See, देखिए, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा तैयार किया जाना था, जो संविधान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा तैयार किया जाना था, वो वैसे राज्यों पे नहीं लागू होता जो इसको नहीं अपनाना चाहते थे। मीन्स स्व इच्छा से अगर कोई राज्य जो प्रिंसली स्टेट है, जो राजा के द्वारा संचालित हो रहा है,
ठीक है, वहाँ के राजा अगर चाहें तो इसको अपने ऊपर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो संविधान था उसको अपने राज्य में चला सके, या नहीं तो उन पर थोपा नहीं जा सकता था, जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता था, ऐसा ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कह दिया। ठीक है, और अगला क्या था, प्रिंसली एस्टेट जो थे, ठीक है, उनको ये आज़ादी दी गई थी कि वे चाहें तो भारत के साथ विलय कर हो जाए, या फिर पाकिस्तान के साथ विलय हो जाए, या फिर स्वतंत्र रहे। ठीक है, ये चॉइस उनको दे दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। It ended the British paramountcy from the princely estates as well as treaty relations with the tribal areas। देखिए, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के आ जाने से ब्रिटिश पारामाउंसी जो था, पारामाउंसी का मतलब इम्पोर्टेंस, ठीक है, मतलब इनका जो डोमिनेंसी था, ठीक है, डोमिनेंसी भी कह सकते हैं, इम्पोर्टेंस या डोमिनेंसी। तो ब्रिटिश डोमिनेंसी जो था प्रिंसली एस्टेट्स पे वो खत्म हो गया, और इसके साथ ही जो ट्रीटी रिलेशंस था, ठीक है, मतलब ट्राइबल एरियाज के साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ठीक है, एक ट्रीटी था, ठीक है, ट्राइबल एरियाज के संरक्षण के लिए, और जिसके लिए भी चूँकि काफ़ी परेशानी होता था युद्ध लड़ने में भी, ठीक है, ट्राइबल एरियाज के साथ, तो उनके साथ चूँकि जंगली इलाका था तो उनके साथ ट्रीटी रिलेशंस था, ठीक है, एग्रीमेंट था, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का। तो इसके साथ ही ट्रीटी रिलेशंस जो था ट्राइबल एरियाज के साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट का, वो भी खत्म हो गया, और प्रिंसली एस्टेट के साथ भी खत्म हो गया, जो पहले जो डोमिनेंट रोल था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ठीक है। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के आने से ऐसा हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। The function of the Secretary of State for India was transferred the function of the Secretary of State for India was transferred and made the Secretary of State for Commonwealth nations। से इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के आने के साथ ही जो ब्रिटिश देखिए, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के आ जाने से जो अंग्रेजी हुकूमत का जो डोमिनेंट रोल था, ठीक है, इंडियन प्रिंसली एस्टेट के साथ, मतलब भारतीय राजाओं पर जो उनका डोमिनेंसी था वो, और ट्रीटी रिलेशंस जो था मतलब अंग्रेजी सरकार का ट्राइबल एरियाज के साथ, वो दोनों खत्म हो गया। ठीक है,
ट्राइबल एरियाज के साथ वो लोग एक सहमति पे कार्य करते थे, ठीक है। तो उसके साथ ही नेक्स्ट क्या हुआ, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था भारत के लिए, ठीक है, जो कि ब्रिटेन से इंडिया के लिए कानून बनाता था, ठीक है, देखभाल करता था, ठीक है। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज ट्रांसफर्ड, ठीक है, उनका जो फंक्शन था वो ट्रांसफर कर दिया गया, ठीक है। एंड ही वाज मेड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ नेशंस। यहाँ पे कॉमनवेल्थ नेशंस का क्या मतलब हो गया, जहां जहां अंग्रेजों का उपनिवेशवाद था जिस जिस कंट्री में, उन सबको एक नाम दे दिया गया कि ब्रिटिश कॉमनवेल्थ नेशंस है वो, ठीक है। सो ऑल द colonies of the British of the Britain were given a name, Commonwealth, ओके। जहाँ से वो रॉ मटेरियल और अपना जो व्यापार था उसका संचालन करते थे, ठीक है, उनको कॉमनवेल्थ नेशंस कहा गया, ठीक है। अभी भी कॉमनवेल्थ गेम्स होता है, ठीक है, उन्हीं कंट्री के द्वारा, ठीक है। It ended the power to veto any bill or the right of reservation of any bill for the assent of the crown. Instead it was transferred into the hands of governor से। पहले जो राइट ऑफ वीटो का पावर था, ठीक है, और रिजर्वेशन का जो पावर था, जो गवर्नर जनरल किसके लिए रखता था, क्राउन के लिए, ठीक है, वो अब खत्म हो गया, ठीक है। और वो पावर किसके हाथ में आ गया, गवर्नर जनरल के हाथ में, ठीक है। गवर्नर जनरल के हाथ में ये पावर आ गया कि किसी बिल पे वो एक्सेंट दे, अपनी सहमति दे, या फिर वो अपने वीटो पावर का उपयोग करे, ठीक है। अब ये किसके हाथ में आ गया, गवर्नर जनरल के हाथ में आ गया, ठीक है। कि गवर्नर जनरल as well as the governor general as well as the governors of the provinces were made the constitutional heads and they were now to act
on the advice of the members of the Constituent Assembly. देखिए, वीटो का पावर खत्म कर दिया गया जो कि पहले क्राउन के लिए होता था, ठीक है। वीटो और रिजर्वेशन का पावर जो क्राउन के लिए था उसको खत्म कर दिया गया, और वीटो और रिजर्वेशन का पावर किसके हाथ में रहने दिया गया? गवर्नर जनरल के हाथ में। नेक्स्ट, गवर्नर जनरल और जो गवर्नर का जो पद था उसको क्या कर दिया गया? कॉन्स्टिट्यूशनल हेड यानी संवैधानिक हेड का मान्यता दे दिया गया, ठीक है। और वो लोग मतलब गवर्नर जनरल और गवर्नर जो थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे जो इनडायरेक्टली चुन के आए थे और मिनी पार्लियामेंट नहीं मतलब पार्लियामेंट की तरह एक्ट करता था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का दो काम था, ठीक है। एक तो मतलब पार्लियामेंट की तरह काम करना और दूसरा लेजिस्लेट करना, मतलब एक तो पार्लियामेंट की तरह काम करना और दूसरा संविधान बनाने का काम करना, ठीक है। दो काम से, ठीक है। टू फ्रेम नंबर 1 टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया एंड अदर फंक्शन वाज टू एक्ट एज अ पार्लियामेंट। देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का दो कार्य था, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना और दूसरा पार्लियामेंट की तरह काम करना, ठीक है। सो गवर्नर जनरल और गवर्नर्स के लिए यह बाध्य हो गया कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स के सलाह के अनुसार काम करें, ठीक है, इस एक्ट से। It ended the title of the Emperor of India from the royal titles of the British Crown. It ended the appointment of new civil servants in India and also reservation in appointment given to Secretary of State for civil services It ended the appointment of new civil servants in India and also reservation in appointment given to Secretary of State for civil services. But
but the civil servants appointed before 15 August 1947 was to continue to act and continue to act with all the benefits it were promised to act with all the benefits it were promised to be given at the time of his appointment in India. See, ब्रिटिश क्राउन के पास जो रॉयल टाइटल था, ठीक है, कि वो एम्परर ऑफ इंडिया है। 1857 के क्रांति के बाद क्या हुआ? 1857 के क्रांति के बाद भारत का जो शासन था वो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया, ठीक है। तो ये ऐसा कहा जाता था कि एम्परर ऑफ इंडिया, द टाइटल ऑफ एम्परर ऑफ इंडिया फ्रॉम द रॉयल टाइटल ऑफ द ब्रिटिश क्राउन वाज इंडिया, ठीक है। मतलब ब्रिटिश क्राउन के हाथ से, ठीक है, भारत का जो शासन का जो ये कार्यभार था वो समाप्त हो गया, ठीक है। और भारत में नया सिविल सर्वेंट मतलब नया प्रशासनिक अधिकारी का भर्ती प्रक्रिया बंद कर दिया गया, ठीक है, 1947 के इफेक्ट से, 15 अगस्त 1947 के इफेक्ट से। और कुछ जो सिविल सर्वेंट्स जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के द्वारा रिजर्व किए गए थे, मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को ये अधिकार था कि कुछ सिविल सर्वेंट्स वो अपने कोटे से, मतलब अपने रिजर्वेशन वाले कोटे से वो अपॉइंट कर सकता था, नियुक्त कर सकता था। सो उसका भी अधिकार समाप्त कर दिया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, ठीक है। वो रिजर्वेशन जो था उसके हाथ में वो समाप्त कर दिया गया, ठीक है। लेकिन वो सिविल सर्वेंट जो 15 अगस्त 1947 से पहले भर्ती किए गए थे, ठीक है, वो जिस भत्ते पे और जिस भत्ते और जिन शर्तों पे भर्ती किए गए थे भारतीय प्रशासनिक सेवा में, उनको वो मिलते रहता, ठीक है। नए भर्ती बंद कर दिया गया, ठीक है, नया कानून बनने था, ठीक है। और पुराना जो था 1947 से पहले वो जिस नियम और शर्त पे भर्ती हुए थे वो उनको मिलते रहता, ठीक है। It granted the governance of the two dominions of India and Pakistan according to Government of India Act 1935,
though they were empowered to make modifications into it. से ऐसा कहा गया कि ये जो दोनों डोमिनियंस है, अधिराज्य हैं, भारत और पाकिस्तान, ये दोनों 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, इसके अनुसार अपने प्रोविंस और अपने पूरे टेरिटरीज का, ठीक है, गवर्नेंस यानी शासन चला सकते हैं, ठीक है। हाँ, अगर वो चाहें तो इसमें कुछ सुधार कर सकते हैं, कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, और इसी के अनुसार वो अपना तत्काल शासन चला सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 and their provinces. See, it granted the governance of the two dominions of India and Pakistan and their provinces. ठीक है, मतलब पूरे टेरिटरीज का भी और प्रोविंस का भी, ठीक है, शासन 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसके थ्रू। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्या था? सब्जेक्ट्स का बंटवारा, ठीक है, डिवोल्यूशन ऑफ पावर हुआ, ठीक है, ऑटोनोमी दिया गया राज्यों को अधिक से अधिक। तो उसमें क्या हुआ? 3 तरह का लिस्ट बना, ठीक है, प्रोविंशियल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट, फेडरल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। तो लिस्ट का बंटवारा हुआ और अपने अपने विषय पे राज्य नीतियां बनाने के लिए स्वतंत्र हो गए, ठीक है। तो ये सारा चीज था 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। सो अब देखते हैं नेक्स्ट, ऐसे ये समाप्त हो चुका है। सी, एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट ऑफ 14 अगस्त 1947 India was granted the independence, okay, and Lord Mountbatten was the first Governor General of India, and he swore the Jawaharlal Nehru as the first Prime Minister of India, ठीक है। मतलब 14 अगस्त 1947 के रात्रि करीब 12 बजे, ठीक है, मिडनाइट, ठीक है, भारत को आज़ादी दे दिया गया, ठीक है, और सर्वप्रथम मतलब वाइसराय जो था भारत का वो लॉर्ड माउंटबेटन बने और जवाहरलाल नेहरू जो थे उनको शपथ दिलाया गया। किनके द्वारा? लॉर्ड माउंटबेटन ने, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड था, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन। तो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को सबसे पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलवाया, ठीक है। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था जो 1946 में जिसका गठन किया गया था वो एक पार्लियामेंट की तरह काम करने लगा, ठीक है। सी, at the stroke of midnight 14 August 1947 India was granted independence. Lord Mountbatten first Governor General of India, Jawaharlal Nehru first Prime Minister of India, and see, Lord Mountbatten who was the constitutional head of India and was acting as the Governor General of India, okay, and at the same time the first Governor General
ऑफ पाकिस्तान was made कायदे-ए-आज़म। ठीक है, देखिए भारत के सर्वप्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, वहीं पे पाकिस्तान के सर्वप्रथम गवर्नर जनरल कायदे-ए-आज़म थे। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ देता है। ठीक है, कि पाकिस्तान के सर्वप्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो कायदे-ए-आज़म। ठीक है, कायदे-ए-आज़म वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट पाकिस्तान। ठीक है, और इसी के साथ आज का लेक्चर हम बंद करते हैं। ठीक है, अगली क्लास में देखेंगे नया टॉपिक। ठीक है।